गोविन्दं प्रणमोत्तमाङ्गरसने तं घोषयाहर्निशं पाणी पूजयतं मनस्मरपदं तस्यालयं गच्छतम्। एवं चेत्कुरुताखिलं मम हितं शीर्षादयस्तध्रुवं न प्रेक्षे भवतां कृते भवमहा शार्दूलवे क्रीडितं शार्दूलवे क्रीडितं। जय तु संस्कृतम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुनासिक संधि। यह भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इसका सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। इसको एक बार फिर ध्यान से सुनिए। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र का अर्थ बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? यरो। यरो का मतलब यर। यर एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार में आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है ह को छोड़ करके सभी व्यंजन। तो यर प्रत्याहार कहाँ से शुरू होता है? एक सूत्र है हैबरट। हैबरट के हा से शुरू होता है या से। हैबरट के या से शुरू होता है और शखसर के र तक जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा वर्ण छूट रहा है। हैबरट में यहाँ छूट गया और यहाँ शखसर के बाद हाल, तो यहाँ भी हा छूट गया। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि हा को छोड़कर सारे व्यंजन। ठीक है ना। यर हो गया। अनुनासिके। अनुनासिके का अर्थ है कि परवर्ण। परवर्ण माने बाद में आने वाला जो वर्ण है। ठीक है। सप्तमी एक वचन का है ना, ये बाद वाला वर्ण होगा। तो अनुनासिके में क्या है? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5। ङ य ण न म, मतलब पंचम अक्षर, पांचवें अक्षर। हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक। तो क्या हो गया? यर प्रत्याहार के वर्णों के बाद अगर अनुनासिक वर्ण आए तो, मतलब कोई भी इनमें से आ सकता है, तो होगा क्या? संधि होने पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। किसकी जगह पर? यर की जगह पर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ बताया यह गया है कि यर प्रत्याहार में हा को छोड़ करके सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अनुनासिक संधि में यर का ग्रहण केवल स्पर्श व्यंजनों को लिया जाता है। ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन है उन्हीं का ग्रहण होता है, सबका ग्रहण नहीं होता है। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। अब इनको हम सीरियल से लिख देते हैं जैसे हिंदी में लिखा जाता है। तो क्या हो गया? क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है। च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए 25 व्यंजन ना। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कादयो मावसाना स्पर्शी स्पर्शा। क हो आदि में जिसके और मा हो अंत में जिसके, ऐसे 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। तो यर का ग्रहण केवल स्पर्श व्यंजन से होगा। यहाँ भले हा को छोड़कर सारे व्यंजन दिए गए हैं, लेकिन इनका ग्रहण, इनको माना यही जाएगा केवल अनुनासिक संधि के लिए बात हो रही है। ठीक। अब क से लेकर के माँ तक ये आदि वर्ण हो प्रारंभ में। ठीक है ना। पहले पद के अंत में आए। और परवर्ण में क्या आना चाहिए? दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आना चाहिए? अनुनासिक वर्ण। ङ य ण न म, इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है। तो होगा क्या? इनकी जगह पर, यर की जगह पर, इन स्पर्श वर्णों की जगह पर क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिस वर्ग का व्यंजन होगा, पहले पद के अंत में जिस वर्ग का व्यंजन होगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। ठीक है ना। परवर्ण अनुनासिक हो जाए तो इसका मतलब अनुनासिक वही होगा जो सवर्णी होगा। सवर्णी किस मामले में? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि।
तो जिस वर्ग का होगा, जैसे का आ गया, तो इस वर्ग का अनुनासिक क्या होगा? ङ होगा ना। यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि या का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, का कंठ है, तो जिसका उच्चारण स्थान कंठ होगा वही इसमें आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यर प्रत्याहार के बाद परवर्ण में अगर अनुनासिक व्यंजन आता है तो यर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। अब ये समझने की बात है कि अनुनासिक वर्ण कौन सा होगा? जो उसका सवर्णी होगा। ठीक है ना। उदाहरण देखिए इसका, जैसे प्राक धन मुख। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और होना जरूरी है, ये पद होना चाहिए। ठीक है ना, पदांत होना चाहिए। पहली शर्त यही है कि इसका पद होना जरूरी है। ठीक, बिना पद हुए यह अनुनासिक नहीं होगा। ठीक है ना। तो प्राक एक पद है, तो इसमें का क्या है? यर प्रत्याहार से आया है कि नहीं? स्पर्श व्यंजन है का, तो यर प्रत्याहार से माना जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है? मुख में जो माँ है यह क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि पद के अंत में यर प्रत्याहार का वर्ण आए और उसके बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो यर की जगह पर अनुनासिक हो जाएगा। अब का की जगह पर अनुनासिक व्यंजन होना है, तो जितने अनुनासिक व्यंजन हैं सब आ गए। ङ भी आ गया, या भी आ गया, और ण भी आया, न भी आया, और म भी आया, सारे व्यंजन आ गए। अब स्थानीय अंतर तमः और तुल्यासव प्रयत्नम सवर्णम, दो सूत्रों की सहायता से जो इसका सवर्णी होगा वही अनुनासिक इसकी जगह पर होगा। तो सवर्णी कौन माना जाएगा? ङ। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है और इस अनुनासिक व्यंजन का भी उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है ना। तो का की जगह पर क्या हो गया? ङ। प्रांग मुख। ठीक है, प्राक मुख की जगह पर क्या हो गया? प्रांग। यहाँ एक संधि और आ रही है। ठीक है, उसको आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे आपने पढ़ा था जस्त संधि, आपने पढ़ा था ना। जस्त संधि में क्या कह रहा था? झलांग जसवंते। यह यर प्रत्याहार के साथ साथ झल प्रत्याहार का भी वर्ण है कि नहीं? ठीक है ना, झल प्रत्याहार का भी वर्ण है। ठीक है, तो झलांग जसवंते क्या कर रहा है कि यदि झल प्रत्याहार का वर्ण आए पद के अंत में तो उसको हम जस आदेश कर देंगे। जस में हर वर्ग का तीसरा अक्षर। ठीक है ना। तो क की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा? फिर प्राग। क की जगह पर का को क्या हो जाएगा? ग। ये प्राग हो जाएगा, प्राग मुख। ये भी सही। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह संधि वैकल्पिक है। अनुनासिक संधि क्या है? वैकल्पिक है। अगर आप चाहें तो प्राक मुख को प्रांग मुख लिख लें, वो भी सही है, और चाहें तो जस्त संधि करके प्राग मुख लिख दें, वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि यह संधि ही, यह सूत्र ही क्या है? वैकल्पिक है। यह विकल्प देता है कि आप दोनों कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जस्त संधि के द्वारा, जस्त संधि जो है झलांग जसवंते, उसके द्वारा यह जो संधि है असिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ यह बात आएगी यर प्रत्याहार का वर्ण आएगा, उसके बाद अनुनासिक आएगा, तो पहले वहाँ जस्त संधि हो जाएगी। प्राक मुख की जगह प्राग मुख होगा, इसके बाद तब जाकर के क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, षट धन मुख। षट धन मुख। अब यहाँ भी देखिए पद है ना, पद है, फिर जस्तो आ जाएगी, जस्तो संधि आएगी और टा को क्या कर देगी? डा कर देगी। कर देगी कि नहीं? टा है झल प्रत्याहार का, ठीक, और झल को यह जस आदेश कर देगी, तो हो जाएगा सड। ठीक, सड धन मुख। अब डा कहाँ से है? यर प्रत्याहार से है। टा भी यर से ही था, लेकिन यर के साथ साथ झल से भी था, और जहाँ झल आ जाएगा उसको जस कर देगा पद के अंत में। कौन? जस्त संधि। तो टा को डा हो गया। ठीक है, अब इस डा के बाद क्या आया है? अनुनासिक व्यंजन आया है। अनुनासिक
अब ये ड यर से माना जाएगा और अनुनासिक इसके परवर्ण में आ गया। ठीक है, तो होगा क्या, इस ड की जगह पर अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। अब सवर्णी व्यंजन ड का क्या हो गया, अड़ा, तो हो गया स अड़ा, आधा आएगा ना, ऐसे हलंत आएगा ना, ड हलंत है तो ड़ा भी हलंत होगा। और धन मुख, जब इसको आप मिलाएंगे तो ड़ा ये आधा कट जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा, षण्मुख है। ठीक है, ये भी क्या है, विकल्प से है। अगर आप चाहें तो षण्मुख लिखें और चाहें तो षड्मुख भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब आप षड्मुख लिखेंगे तो कौन सी संधि, जस्ट संधि। अब जो षण्मुख लिखेंगे, षण्मुख है तो कौन सी संधि, अनुनासिक संधि। ठीक है, और उदाहरण देखिए, दिक धन नागह। ठीक है, दिक धन नागह। अब का यर से तो है, लेकिन यर के पहले किस प्रत्याहार का है, झल प्रत्याहार का है। ठीक है ना, और ये पद भी है, दिक माने दिशा, दिक दिशा दिशा रूप चलता है इसका, दिक माने होता है दिशा, और का झल प्रत्याहार का है। इसके बाद कि कोई शर्त नहीं थी, झल प्रत्याहार के बाद कोई शर्त नहीं है जस्ट संधि में, चाहे नाग आए चाहे पिच्छी आए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दिक के बाद का झल प्रत्याहार का है। अब इस झल को क्या आदेश हो जाएगा, क्या आदेश होगा, जस, तो जस क्या होगा, का ग हो जाएगा, हो जाएगा दिग। ठीक है ना, एक रूप तो आपका ये बन गया दिगनाग, दिगनाग है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप संधि करना चाहें, कौन, यरो नुनासिके नुनासिको वा से अनुनासिक संधि करना चाहें, तब यहाँ क्या हो जाएगा, दिग्धन नाग हो जाएगा। ठीक है, दिग्धन नाग है। अब गा कहाँ से है, यर प्रत्याहार से। ठीक है, और ना कहाँ से है, अनुनासिक से है। तो यर प्रत्याहार के बाद अगर अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो यर की जगह पर अनुनासिक हो जाएगा। तो गा का अनुनासिक क्या होगा, अंगा हो जाएगा, तो हो जाएगा दिंग, दिंग नाग है। अगर परीक्षा में आवे दिग्नाग है तो कौन संधि, जस्त संधि। दिंग नाग है कौन संधि, अनुनासिक संधि। ठीक है, दोनों सही है। अगला है तत् धन मित्रम। ठीक है, तत् धन मित्रम। अब यहाँ तक कहाँ से है, सबसे पहले झल प्रत्याहार से। ठीक है, अब इस ता को क्या हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तद, तद मित्रम, एक संधि हो गई यहाँ, तद मित्रम एक संधि पूरी हो गई। संधि का नाम जस्त संधि, सूत्र झलाम जसोन्ते। ठीक है, लेकिन फिर एक संधि आ सकती है यहाँ, तद धन मित्रम। कौन संधि, अनुनासिक संधि। वह कह रही है कि द जो है यर प्रत्याहार से है। ठीक है, अब इस द के बाद अनुनासिक वर्ण है माँ, तो होगा क्या, यर प्रत्याहार की जगह पर अनुनासिक हो जाएगा। तो द क्या अनुनासिक क्या होगा, द का न हो जाएगा, ये होगा त न, द की जगह पर ना। अब इसको मिला देंगे तो यहीं बना लीजिए इसको, तन मित्रम। ठीक है ना, तन मित्रम रूप बन गया तन मित्रम। और तद मित्रम भी सही है, जब तद मित्रम लिखेंगे तो जस्त संधि और तन मित्रम लिखेंगे तो अनुनासिक संधि। ठीक है, अगला है जगत धन नाथ। ठीक है, जगत धन नाथ है। अब त कहाँ से है, झल से है। एक साथ दो संधियाँ आप पढ़ रहे हैं, त कहाँ से है, झल से। अब झल को क्या आदेश होना है, जस, तो क्या बनेगा, जगद, जगदनाथ है। ये एक रूप तो ये हो गया, जगदनाथ है। ठीक है, फिर यहाँ आएगी अनुनासिक संधि विकल्प से, कहेगी कि द है यर प्रत्याहार का और ना है अनुनासिक का। तो अनुनासिक मतलब यर के बाद अगर अनुनासिक आएगा तो यर की जगह पर अनुनासिक हो जाएगा। तो द का अनुनासिक क्या हो जाएगा, ना, आधा ना यहाँ लिख दे, यहाँ पूरा ना है, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ है। जगन्नाथ में कौन संधि, अनुनासिक, और जगन्नाथ में कौन संधि, जस्त संधि। ठीक है, इसके बाद एक वार्तिक है, वार्तिक भी इसी के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि वार्तिक इसका थोड़ा सा एक आध दो जगह निषेध करता है। ठीक है,
यह बात हर जगह नहीं होती है, विकल्प हर जगह नहीं रहेगा, कहीं कहीं यह नित्य हो जाता है। वार्तिक का नाम ही है प्रत्यये भाषायाम नित्यम। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्यये भाषायाम नित्यम। पाणिनि महोदय ने कहा कि यरो अनुनासिके नुनासिको वा, यर के बाद अगर अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो यर की जगह पर अनुनासिक हो जाएगा, ये कह के चले गए। लेकिन जब कात्यायन आए जिन्होंने वार्तिक लिखा, उन्होंने कहा कि भाई अगर प्रत्यय में ऐसा हो अनुनासिक, ठीक है ना, बात समझिए, यर प्रत्याहार के बाद मतलब स्पर्शी व्यंजनों के बाद अगर कोई प्रत्यय आता है और प्रत्यय आता है और उसकी शुरुआत अनुनासिक व्यंजन से होती है, तब वहाँ नित्य होगा। क्या नित्य होगा? अनुनासिक नित्य हो जाएगा। अब तक आप कर रहे थे विकल्प से, या तो आप जस्ट तो कर रहे थे या तो अनुनासिक कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अगर यर प्रत्याहार के बाद कोई प्रत्यय आ गया जो कि ना, मा इत्यादि वर्णों से शुरू हो, अनुनासिक वर्णों से शुरू हो, तो ये जो वाह है वो क्या हो जाएगा? नित्य हो जाएगा। अब तक जो आप अथवा करके कर रहे थे, विकल्प दे रहे थे कि चाहे तो करें चाहे तो ना करें, वहाँ क्या हो जाएगा? वह संधि नित्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, तत् धन मात्रम, तत् धन मात्रम। ये मात्रम एक प्रत्यय है, इसका नाम क्या है? मात्रच। प्रत्यय का क्या नाम है? मात्रच। इसमें च की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से और ये लोप होकर के खत्म हो जाता है, बचता है मात्र। ठीक, और इसमें नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है मात्रम। ये मात्रम क्या है? मात्रच प्रत्यय है। और तत् में जो ता है, ये वाला ता, ये कहाँ से है? यर से है। ठीक है ना। अब यहाँ वह संधि नहीं आएगी। कौन? जस्त, जहाँ आ रही थी जस्त, अब यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ कात्यायन ने अपना लेटर पैड जारी कर दिया है। ठीक है ना। कात्यायन ने कहा कि हमारा वार्तिक जहाँ रहेगा वहाँ महाराज आपकी संधि काम नहीं करेगी, सूत्र आपका काम नहीं करेगा। ठीक है ना। क्योंकि भाषायाम, जो लोक व्यवहार की भाषा है उसमें यही रूप मिलता है, यहाँ संधि नित्य हुई है, इसलिए आपका सूत्र यहाँ काम नहीं कर। जहाँ वार्तिक आ जाएगा वहाँ पाणिनि महोदय का सूत्र काम नहीं करता है, वहाँ असिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ जस्ट संधि नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि मात्रच प्रत्यय है और मात्रच प्रत्यय के लिए इन्होंने एक वार्तिक लिख दिया, इसलिए अष्टाध्यायी यहाँ फेल। ठीक है ना। तो यहाँ जस्ट संधि आनी नहीं है। अब कह रहा है कि यर के बाद, यर का है ना, यर के बाद क्या आया है? मात्रम। और मात्रम क्या है? एक प्रत्यय है। इसलिए यहाँ यर को अनुनासिक नित्य होगी ही, आप विकल्प नहीं दे सकते, वहाँ उसको होना ही है। तो ता का अनुनासिक क्या हो जाएगा? न, तो बनेगा तन मात्रम। ठीक है ना। अब यहाँ ऐसा नहीं बन सकता कि तद मात्रम कर दीजिए, तद मात्रम ये मिलता ही नहीं, ये रूप क्या है? अशुद्ध है। ठीक है ना। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ प्रत्यय वाली बात आ गई, और ऐसा प्रत्यय जो अनुनासिक व्यंजन से शुरू हुआ। ठीक है, एक उदाहरण और ले लीजिए इसका। वाक धन मयम। ठीक है ना। अब ये जो मयम है यह एक प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम है मयट। कौन सी प्रत्यय है? मयट। यहाँ भी ट की हलंत्यम से संज्ञा तत्सलोप से लोप होकर खत्म हो जाता है, बचता है मय, और इसका नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है मयम। और वाक क्या है? एक पद है। यहाँ भी पद रहना जरूरी है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम में भी पद रहना जरूरी है। वाक एक पद है, इसका जो अंतिम वर्ण है क, ये कहाँ से आया है? यर प्रत्याहार से। ठीक है ना। तो क के बाद माँ तो आया है, लेकिन ये माँ कैसा है? प्रत्यय का है। ठीक है ना। यहाँ अनुनासिक वाला माँ इसको मत समझिए, साधारण माँ नहीं है ये किसका माँ है? प्रत्यय का माँ है। और प्रत्यय के लिए वार्तिक लिखा गया कि अगर प्रत्यय आ जाए, अनुनासिक से शुरू होने वाला प्रत्यय आ जाए, तो उस भाषा में नित्य हो जाएगा क्या? अनुनासिक। ठीक है ना। तो का अनुनासिक क्या हो जाएगा? अंगा। ठीक है ना। क्या बनेगा? वा
वांगमयम, वांगमयम बनता है ना, ये अशुद्ध रूप है। वाग्मय, वाग्मयम ये गलत रूप है, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ जस तो संधि आनी ही नहीं है। ठीक है ना। एक उदाहरण और ले लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम अनुनासिक संधि का समझिए कि एक तरह से निषेध है। जहाँ ये विकल्प दे रहा है, ये नित्य कर रहा है केवल प्रत्यय के विषय में। ठीक है। अगला है चित धन मयम, चित धन मयम। अब यहाँ मयम क्या है, प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय, मयट, टा खत्म हो जाता है। ठीक है ना। मय नपुंसक एक वचन में मयम। और ता यहाँ से देखिए आया है ना, यर से ता आया है, ता के बाद क्या आया, मयम आया है। ये माँ तो है लेकिन किसका माँ है, प्रत्यय का, इसलिए यहाँ संधि नित्य होनी है, अनुनासिक नित्य होगा। तो ता का सवर्णी क्या हो जाएगा, अनुनासिक ना, तो क्या बनेगा, चिन्मयम। ठीक है ना, चिन्मयम। तो इस तरह से आज आपकी अनुनासिक संधि थी। ये संधि भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही संधि मानी जाएगी। और अगर आपको यह संधि समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। संस्कृत धारा 2.0। तब तक के लिए आपको शुभ संध्या। जय तो संस्कृतम।